गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 6 शहरीकरण और शहरी जीवन। इसमें हम लोगों ने देखा कि शहरों में औद्योगिक निर्माण होने के कारण शहरों की क्या स्थिति हुई, शहरों में क्या परिवर्तन हुए, किन कारणों से शहरों की नए नए शहरों की स्थापना हुई। इसमें हम लोगों ने सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन के बारे में पढ़ा। इसमें एक वर्ड आया है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर इसका अर्थ होता है यह आप लोगों का लेसेज फेयर, यह एक प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता थी। यह एक प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता थी जिस पर सरकार का किसी भी रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था। ये जो ऊंचे वर्ग थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, उनके लिए ये स्थिति थी, यानी उनको पूरी स्वतंत्रता थी समाज में, क्योंकि उनको उद्योगों की बारे में काफी जानकारी होती थी, आर्थिक व्यवस्था के बारे में काफी जानकारी होती थी, इसीलिए उनको पूरी छूट थी। सरकार का किसी भी रूप में कोई हस्तक्षेप उन पर नहीं होता था। उसी को हम लेसेज फेयर कहते हैं। लेसेज फेयर का मतलब एक आर्थिक जो होता है स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है लेसेज फेयर। एक ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इस तरह के नाम का उपयोग किया जाता था। उसके बाद है मध्यम वर्ग। जब औद्योगिक स्थापना हुई, शहरों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शहरों का जब निर्माण हुआ तो उसमें मध्यम वर्ग की भूमिका अहम रही। यानी मध्यम वर्ग में जिसमें आपको एक शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग यानी एक शिक्षित वर्ग निकल कर सामने आया, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक या बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग, वकील, ये लोग उसमें आए और यही लोग मिलकर एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया। और ये लोग समाज में अपनी सूझबूझ, अपनी ज्ञान के लिए ये जाने जाते थे। इसमें बहुत सारे लोग थे, इंजीनियर, क्लर्क, डॉक्टर्स, ये लोग मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। दूसरा एक रूप श्रमिक वर्ग के रूप में, एक तो 3 वर्गों में बांटा गया, एक पूंजीपति वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। यानी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, शहरों में बहुत तरह के ऐसे काम थे जो जिसमें आमदनी होती थी। काम में बढ़ोतरी हो, किसी घर का सफाई करना है, किसी घर में काम करना है। आज भी शहरों में हर तरह की आपको काम मिल जाएंगे, हर तरह की रोजगार आपको वहाँ उपलब्ध है। तो उसने एक श्रमिक वर्ग की स्थापना की, जिसमें श्रमिक वर्ग कहने का मतलब मजदूरों का वर्ग, यानी मजदूर भी निकल के आए। वो मजदूर घर में काम करते थे, लोगों के पूंजीपतियों के घर में नौकर के रूप में काम करते थे या उनकी कंपनियों में काम करते थे। तो ये एक था। तो श्रमिक वर्ग की भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद अगला है आपको औपनिवेशिक शहर, भारतीय शहर मुंबई। यानी जो पश्चिमी यूरोप थे, यानी यूरोप के शहर जिस तरह शहरीकरण हुए, जिस तरह नगर महाशहरीकरण का रूप लिया, जिस तरह वहाँ शहरों का विकास हुआ, भारत में उस तरह शहरों का विकास की प्रक्रिया जो थी उतनी तेज नहीं थी। यहाँ शहरों के विकास की प्रक्रिया काफी धीमी रही। जैसे हम औपनिवेशिक शहर कहते हैं मुंबई को, यानी मुंबई को हम व्यापारिक शहर कहते हैं। क्योंकि आप भी देखते हैं पूरे भारत का जो शेयर मार्केट है वो आपको मुंबई में है। यानी मुंबई में आपको भारत में जितनी भी लेखा जोखा है, आर्थिक उत्पादन का या कमाई का या जो भी है, वो सब आपको मुंबई में शेयर मार्केट में गणना की जाती है। और एक भूमंडलीकरण के कारण एक वैश्वीकरण का एक केंद्र है मुंबई, जहां विश्व की सारी वस्तुएं आपको खरीदने के लिए मिलती हैं और देखने के लिए मिलती हैं। विश्व के सभी देशों से व्यापारी वहां आते हैं। तो एक औपनिवेशिक शहर, उपनिवेशिक शहर के रूप में उसको हम जानते हैं और व्यापारिक शहर के रूप में भी हम उसको जानते हैं। हालांकि मुंबई का निर्माण वो छोटे छोटे टापुओं पर, लगभग 7 टापुओं को मिलाकर मुंबई का निर्माण किया गया है। पहले वो छोटे छोटे टापू हुआ करते थे, छोटे छोटे खंड टुकड़े में थे, लेकिन उनको जमीन का विकास करते करते 7 टापुओं को मिलाकर वो आपको मुंबई का निर्माण किया गया है। और इसी मुंबई में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना की गई और
एक वो समय था, एक काश में आज मुंबई हर क्षेत्र से आगे है। वो कोई भी उद्योग हो, फिल्म उद्योग हो या आपको और सारे उद्योग हो, उन सारे उद्योगों के बारे में हम मुंबई को जानते हैं। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भारत का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका आपको मुंबई है, जहाँ पर बहुत ज्यादा कम जगहों में बहुत ज्यादा लोग रहने के लिए बाध्य हैं। तो मुंबई जो शहर है वो काफी कंजेस्टेड एरिया यानी कहें काफी घनत्व वाला एरिया है, बहुत ज्यादा लोग उसमें निवास करते हैं। और आज देखें तो मरीन ड्राइव यानी समुद्र के ऊपर से भी रास्ता बनाया गया है आने जाने के लिए, समुद्र के किनारे रास्ते का विकास किया गया है और तमाम वो सुविधाएं, तमाम वो व्यवस्थाएं आपको मुंबई शहर में की गई हैं और मुंबई को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया गया है, एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया गया है। उसी तरह आपको सिंगापुर देख लीजिए। सिंगापुर आज से कुछ साल पहले यानी 1965 तक सिंगापुर एक छोटा सा बंदरगाह हुआ करता था, एक छोटा सा बंदरगाह हुआ करता था और एशियाई जितने भी शहर थे जैसे मुंबई जो पहले था या और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर थे, उसी की तरह सिंगापुर भी था। लेकिन आज देखें, आज वहाँ की व्यवस्था ने, आज वहाँ की व्यवस्थित सरकार ने जो सिंगापुर की विकास की है वो आज दुनिया में देखने लायक है। यानी आज जो सिंगापुर की स्थिति है वो दुनिया में एक अलग छाप छोड़ती है, विकास की एक अलग कहानी बनाती है। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से, खूबसूरत जगहों में से और साफ सुथरे जगहों में से आती है। तो ये हम देखते हैं किस तरह आपको सिंगापुर शहरों का विकास किया गया, किस तरह सरकार ने एक शहरीकरण की नीति अपनाई और शहरों का विकास उसमें किया गया, शहरों को एक व्यवस्थित क्रम में विकास किया गया और उसी व्यवस्थित क्रम का देन है कि आज सिंगापुर विश्व के सबसे सुंदर देशों में से या सुंदर जगहों में से, सुंदर शहरों में से आता है और लोग वहाँ अधिक से अधिक पर्यटन के लिए जाते हैं। तो ये था आप लोगों का अभी आज तक के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको पाटलिपुत्र पटना के बारे में भी है और भी क्षेत्रों के बारे में है। तो अगले वीडियो में हम अगली टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।